कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, पिछला जो सेशन चल रहा था उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके थे, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, इस क्वेश्चन पे हम थे। ठीक है, ऐसे ही कुछ फिगर हमारा बना था, तो इसको देखते हैं हम। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी डायग्राम हम बना चुके थे लगभग, और आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा शायद खुद से, कि ट्राइंगल एबीसी में डी और ई आर दी पॉइंट्स ऑन ए सी एंड बी सी। तो यहाँ आपने पॉइंट लिए, डीई आपसे बोला था कि डीई जो है वो पैरेलल है ए बी के। ठीक है, एफ इज अ पॉइंट ऑन सीई, एफ जो है वो सीई पर एक पॉइंट था, और जो डीई है ये पैरेलल है डीएफ के। तो आप देखो सेम वैसा ही डायग्राम बन गया। ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को यदि देखोगे तो इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है सीई कितना है, 6 है, सीई पूरा का पूरा ये आपको 6 दे रखा है, सीएफ कितना है 2.5 है, और बीसी आपसे पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से समझो चीजों को, और आप बड़े जल्दी आंसर दोगे अब यदि ध्यान से आप समझ रहे हैं। तो यहाँ यदि देखो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आएगा 2.5/6। ठीक है, तो ऊपर नीचे भाग कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 5/12, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल की साइड 12, छोटे वाले की 5। ठीक है, तो वैसे ये 12 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, तो 5 यूनिट बराबर 6 है, 12 यूनिट बराबर निकालना, 12×6 = 72 को 5 से भाग करोगे तो 14.4 आएगा। देखो यदि आप समझ गए ना तो आप केवल इतना करोगे। अब आप बोलो सर हमें अभी भी समझ नहीं आया, तो आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं चीजों को, तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। देखो ये करेस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड इसके करेस्पॉन्डिंग होगी, ये वाली साइड छोटे ट्राइंगल की इस बड़े के करेस्पॉन्डिंग होगी, ये वाली छोटे ट्राइंगल इस बड़े की करेस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये होगी। तो यहां से हमें दिख रहा है कि CF और CE का रेशियो, तो CF 2.5 है, CE 6 है, तो CF और CE का रेशियो हमने लिखा 5/12 आ गया। मतलब यहाँ पे यदि ध्यान से देखो तो इसका रेशियो आ गया, हमें तो रेशियो से मतलब है, रेशियो हमारा कितना आ गया 5, मतलब ये 5 और पूरा ये 12। ठीक है, वैसे ये 5 और ये पूरा 12 आ गया। और जब आप बड़े ट्राइंगल में देखोगे ना तो बड़ा ट्राइंगल भी तो सिमिलर है, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है इसके, तो यहाँ ये जो 12 और 5 रेशियो है, यहाँ पे BC और EF का रेशियो यही होगा, ये 12 होगा और ये 5 होगा, मतलब CE और BC का रेशियो लिखूंगा तो 5/12 होगा। और 5 यूनिट की वैल्यू यदि आप देखो तो CE की वैल्यू आपको पता है 6 है, 12 यूनिट निकालना है। तो अब बताओ मुझे कि समझ आया कि नहीं आया, एक बार बोलो, कंफर्म करो कि इससे समझ गए हैं, क्लियर है, पक्का है। ठीक है, क्योंकि अब आपको केवल कैलकुलेट करना है, तो 5 यूनिट दिया हुआ है, 12 यूनिट निकालना है, तो 12 × 6/5 कर दोगे तो 72 को 5 से भाग कर रहे होंगे, 12 जाएगा तो 14.4 आपका आंसर बनेगा। अब इसको ज्यादा डिटेल में आपको लिखना है तो आप एक बार पूरा रेशियो लिखिएगा। 2 ट्राइंगल लीजिएगा, पहले आप ट्राइंगल कौन सा लोगे, AEC, और उसमें क्या लोगे DF, तो ये सिमिलर है। फिर ट्राइंगल लोगे आप ABC, और उसमें क्या लोगे आप ABC में यहाँ पे लोगे ED। ठीक है, तो ये आप 2 ट्राइंगल लेके और फिर सिमिलरिटी लगा के रेशियो लिखना, तो ये आप करोगे तो उतना जरूरत नहीं है। आप सीखने के लिए अभी 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितने बार भी ये क्वेश्चन को करना है कर लें। जब तक आप उस क्वेश्चन को डायग्राम बना के केवल डायग्राम में कैलकुलेट ना करने लगे तब तक आप उसको बार बार करो, ये चीजें ना लिखनी पड़े, कुछ और ना लिखना पड़े, एक डायग्राम बनाओ और डायग्राम में ही क्वेश्चन हो जाए, इतना हमें सीखना है। इतनी अच्छे से चीजें सीखनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि डायग्राम में ही क्वेश्चन हो जाए, ना तो कोई रेशियो लिखने की जरूरत पड़ रही हो, ना कुछ और करने की जरूरत हमें पड़ रही है। ठीक है, इतना आप उसको प्रैक्टिस कर लो, इतने अच्छे से उसको सीख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब यहाँ मिलता जुलता कुछ होगा, तो कह रहा है इन द गिवन फिगर BF पैरेलल CE, BF पैरेलल आपको CE है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, BF पैरेलल है CE के। ठीक है, तो ये पक्की बात है। अब इसमें मतलब ये कुछ पता है ना, कुछ ऐसी चीजें आपके मन में सेट हो जानी चाहिए
ये तो हमें सोचने की भी जरूरत ना पड़े कि यदि ये दो लाइन पैरेलल लिखी हैं तो आपको तुरंत अपने आप मतलब फिक्स है कि भाई ये सिमिलर है ही है, ये दोनों क्या है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला सिमिलर है, उसमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें सोचना भी नहीं है। और करेस्पॉन्डिंग साइड हमें देखनी चाहिए कि ये इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये इसके करेस्पॉन्डिंग है और ये इसके करेस्पॉन्डिंग, ये संगत हो जाए और इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इतनी चीजें एकदम इतना क्वेश्चन कर लो ना, इतना पढ़ लो कि चीजें रट जाए आपको, मतलब एग्जाम में इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि क्वेश्चन दिखे और आप आंसर, मतलब क्वेश्चन पढ़ते साथ आपके मन में आंसर आना चाहिए, आपने मन में क्वेश्चन आंसर होने लगना चाहिए जैसे ही आप पढ़ो। इतना मेहनत करो घर पे, इतने अच्छे से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एफ एफ ई डी का रेशियो, ए एफ मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट है, एफ ई कितना है 3 यूनिट है, ई डी कितना है 2 यूनिट है, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है। सीई की लेंथ आपको दी हुई है कि 6 है, ईएफ की लेंथ आपको दी हुई है कि 12 है, सीडी की लेंथ आपको दी हुई है कि 10 है, देन फाइंड एबी, ये सारी लेंथ आपको दी है, ठीक है। ये सब आपको दिया हुआ है और आपको बताना है, एबी बताना है। तो बहुत सारी चीजें उसने दे दी। सीई की लेंथ कितनी है 6 यूनिट है, ईएफ की लेंथ कितनी है 12 यूनिट है, सीडी की लेंथ कितनी है 10 यूनिट है। अब मुझे ये बात बताओ, ये रेशियो में ईएफ कितना है 3 है, 3 बराबर कितना है 12, तो 2 बराबर कितना होगा 8, 4 गुना होगा भैया कि नहीं होगा, 3 का 4 गुना तो 2 का 4 गुना करोगे, मतलब ईडी जो है, ईडी मुझे कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ये अच्छा ये बताओ ये कितना होगा, तो 3 का 4 गुना तो 6 का 4 गुना 24। तो आप यहाँ ध्यान से यदि देखो तो एफ आपको 24 मिल गया। तो ये सारी वैल्यूज तो वैसे ही मिल गई, रेशियो उसने लिखा है। अभी तो हमने सिमिलरिटी भी नहीं लगाई, समरूपता भी अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, समरूपता हम लगाई, यहाँ तक हमें कहानी हमारी बन गई। हमसे पूछा ए बी की वैल्यू है, ये हमें पूछा है, तो ये ट्राइंगल की ये वाली साइड तो मिल गई। अब और देखते हैं ए बी कैसे मिलेगा। तो आप ध्यान से यदि इसमें देखो तो आपको दिख रहा था कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये दोनों करेस्पॉन्डिंग साइड हैं, मतलब यदि मुझे इनका रेशियो मिल जाएगा तो मैं ये बी एफ निकाल सकता हूं। बी एफ में निकाल सकता हूं केवल सिमिलरिटी लगा के करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो से। तो आप देखो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो डी से ई और डी से एफ, डी से ई कितना है 8 है। वैसे यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि यदि मैं ईडी और डीएफ का रेशियो लिखना चाहूं तो यहां से भी लिख सकता हूं, यहां से भी लिख सकता हूं कि ये 8 है और ये टोटल कितना है 20 है, तो 2/5 आएगा। और वैसे भी 3 और 2 को जोड़ सकते थे, तो 2 और 5 आ गया करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो यहाँ ये भी 2 और 5 ही होगा, मतलब ये 2 यूनिट की वैल्यू 6 होगी 3 गुना, तो यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू 3 गुना तो 15 आएगी। 2 यूनिट की वैल्यू 6 3 गुना है तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 होगी, 3 गुना हो जाएगी। तो आपके पास ये बी एफ भी मिल गया। अब आपको इस ट्राइंगल में ए बी एफ ट्राइंगल में 2 साइड पता है, 2 भुजाएं पता है, एक तो 24 है एक 15, तीसरी साइड निकालनी है। तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा निकालनी है तो उसके लिए कोसाइन रूल लगा सकते हैं, लेकिन कोई एंगल पता होना चाहिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पता है क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप सही से ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, आप यदि ऑब्जर्व कर पाते हैं तो वो आप ये देखो ध्यान से, ये 20 है, ठीक है, ये 20 है। इसको यदि देखो ये आपका 10 था ना, ये 10 था, ये 10 है, ये 15 है, ये कितना है 15 है। तो ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है। अब BC को भी एक बार निकालने की कोशिश करो। अच्छा BC को निकालते हैं तो ध्यान से देखो, ये वाला जो रेशियो होगा ये वाला रेशियो भी वही होगा, मतलब यहां से ये 2 यूनिट होगा और ये पूरा 5 यूनिट होगा, तो ये वाला हिस्सा 3 यूनिट होगा। 2 की वैल्यू यदि 10 है तो 3 की वैल्यू मुझे ये बताओ 15 होगी कि नहीं होगी, 15 होगी। वही करेस्पॉन्डिंग रेशियो लगाया। देखो अब इतने बार यदि पढ़ाने के बाद आप बोलो कि लिखना है, अरे यार सभी रफ हो गया, चलो इतना सब पढ़ाने के बाद लिखना है तो फिर से लिख ही लेते हैं, फिर रफ हो गया। तो आप देखो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ हमारा क्या बन गया था, ईडी 2 यूनिट था और एफ डी तो एफ ई प्लस ई डी 5 यूनिट है, मतलब ये 2 यूनिट है और ये पूरा 5 यूनिट है, ठीक है। तो यहां से ये 2 यूनिट होगा और ये पूरा 5 यूनिट होगा, तो ये 3 यूनिट हो गया। यहाँ ये सी डी 2 यूनिट बराबर 10 दिया है, तो 3 यूनिट बराबर ये कितना हो गया 15। तो यहाँ ध्यान से यदि देखो तो आपको ये वाली पूरी साइड कितनी मिल गई 15।
ये वाली पूरी साइड हमने पहले निकाली थी, ये आई थी 8 और ये आई थी 12, तो ये कितनी हो गई थी 20। ये कितनी हो गई थी 20। ये पूरी साइड हमारी 25 हो गई, यहां से यहां तक 10 है और ये 15 आई है, तो 15 और 10 कितनी होगी 25, और ये वाली साइड आपकी 15 आई है। अब मुझे ये बताओ कि ये 15 और 20 और 25 कुछ पड़ा है, कुछ होता है क्या है? 15 20 25 ट्रिपलेट है कि नहीं है? 15 20 25 जो है वो ट्रिपलेट है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 25 के सामने मतलब ये वाला एंगल मेरा 90 होगा। तो यदि ये 90 है तो ये वाला भी तो 90 हो गया ना, ये भी 90 हो गया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। इसकी ये वाली साइड पता है 24, ये वाली साइड पता है 15, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 24 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर करोगे ये आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका आंसर आएगा। तो एक बार फिर जल्दी जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये आपको 10 गिवन था, ये 15 हमने निकाला है, ये पूरा कितना हो गया 25। ये आपका 8 है, ये 12 है, तो ये पूरा कितना हो गया 20, और ये हमने 15 निकाला है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, उसमें ये एंगल 90 है, तो ये 90 आ गया। ये 24 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट में 24 स्क्वायर तो 576, और 15 का स्क्वायर 225, तो 576 में 225 आपको जोड़ना है, तो जोड़ रहे होंगे तो 500 200 700 800 एक आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 801, 801 आपका आंसर होगा। अब बोलो समझ आया क्या? ठीक है, बताओ एक बार समझ पाए हो? ऐसा तो नहीं कि सर समझ नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को, कोई समझ गया होंगे वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि एकदम डिटेल में तो हमने लिखा, उसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, 2-3 बार मैंने आपको बता दिया है, तो अब तो शायद सारी चीजें समझ आई गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, और वैसा ही डायग्राम जैसा आप बोलो कि सर अभी तो आप बार बार पढ़ा चुके हो, तो अब तो आप हम कर ही लेंगे। आपकी जिद होनी चाहिए कि सर आप ब्रेक दो, आप छोड़ दो, आपका ऐसा कमेंट आना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन आप मत कराओ, ये तो अब हमसे बन जाएगा। ऐसा आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा कभी। तो बताओ क्वेश्चन कह रहा है कि AP PQ CD पैरेलल है, ये तीनों क्या है पैरेलल, पैरेलल है, दिखना चाहिए। कौन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं आपको दिखना चाहिए, दिख रहे होंगे कि ये पैरेलल है, तो ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, ये दोनों दो जेड उल्टे दो जेड हो गए, ये जेड और ये जेड, तो ये दो उल्टे जेड हैं, ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, दिखना चाहिए हमें कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। हमें यहाँ PQ की लंबाई पूछी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। AB और CD का डिफरेंस दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, BP PC हमसे पूछा, रेशियो दिया हुआ है BP और PC का, BP PC का रेशियो 5:3 है, ठीक है कितना है 5:3। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले यदि इस बड़े ट्राइंगल में देखो, आपको जो लिखना है आप अपने लिए सब लिख लेना, अब मैं लिखूंगा नहीं। बड़े ट्राइंगल में जो CP और CB का रेशियो है वो 3 और 8 होगा, कितना होगा 3 और 8। तो CQ और CA का रेशियो भी 3 और 8 होगा, 3 और 8 होगा। इसका रेशियो भी कितना होगा 3 और 8, मतलब इस वाले ट्राइंगल में सभी करेस्पॉन्डिंग का रेशियो 3:8 आ गया। कौन कौन सा, ये 3 यूनिट है, ये पूरा 8 यूनिट है, सभी करेस्पॉन्डिंग का रेशियो यही है। CQ का CA के साथ, PQ का PB के साथ, सभी करेस्पॉन्डिंग का यही रेशियो है, सारे के सारे जो करेस्पॉन्डिंग है सभी करेस्पॉन्डिंग का रेशियो यही होगा। ये आपको समझ आ गया कि सभी के सभी करेस्पॉन्डिंग का रेशियो जो है वो कितना है 3:8 है, 3:8 है, इसमें कोई परेशानी किसी को। तो CQ कितना है 3 है, ये 5 हो जाएगा, मतलब इनका रेशियो 3 और 5 होगा, इनका रेशियो कितना है 3 और 5, ठीक है। ये वाला 3 और 8 है, तो ये पूरा A से C 8 है, तो ये 3 और 5 हो गया। अब दूसरा ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, कैंची फिगर है, ये ट्राइंगल क्या है सिमिलर हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ ये काट रहा है, ये काट रहा है, कैंची है 2 जगह से कट गई, ठीक है, ये 2 जगह से एक दूसरे को काट रही होगी। तो यहाँ पे यदि देखो ये सिमिलर हैं, तो जो ये वाली करेस्पॉन्डिंग होगी इसके, ये वाली करेस्पॉन्डिंग होगी इसके, ये वाली करेस्पॉन्डिंग होगी इसके, मतलब यहाँ से इनका जो रेशियो है वही रेशियो इनका होगा। तो इसका रेशियो आप देखो 5
और 3 आया है तो इसका रेशियो भी 5 और 3 होगा। 5 और 3 यूनिट में अंतर कितना हो गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 72 दी है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 72 दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 हो गई। और आपसे क्या पूछा था? पी क्यू की वैल्यू। तो पी क्यू की वैल्यू आप निकाल पाओगे। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू अब आप निकाल पा रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि अभी तक आप समझ गए हैं। अब आपको जो भी जितना लिखना है आप उसको लिखेंगे, खुद से लिख लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला मेरा टोटल जो था, ये मेरा टोटल 8 यूनिट था। ये मेरा कितना था? 3 यूनिट था। बीबी पीसी, तो पीसी मेरा 3 यूनिट था। वैसे ये मेरा 3 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और यहां से यहां तक कितना है? 5 यूनिट है। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है? 5 यूनिट है। और वैसे जब मैंने यहां लिखा तो ये वाला मेरा रेशियो कितना आया? 3, और ये वाला मेरा रेशियो कितना आया? 5। तो ये 3 5 आ गया। अब दो अलग अलग रेशियो है, ध्यान रखना जब बड़े ट्राइंगल के साथ निकाल रहे हैं तो उसका रेशियो कुछ आ रहा है। मतलब पीओ और एबी का जो रेशियो है वो 3 और 8 है, और CD और AB का जो रेशियो है वो 3 और 5 है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है ना, कि आप सोचो कि AB का एक बार रेशियो हम PO के साथ लिख रहे हैं और AB का एक बार रेशियो हम CD के साथ लिख रहे हैं, तो दो अलग अलग चीजों के साथ रेशियो लिखोगे तो अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू एक बार 8 आ रही है, एक बार इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो आप यहाँ देखो तो आपको ये पता है कि डिफरेंस ABCD का मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 36। तो 36 है, तो मैं यहाँ से यदि चाहूँ तो मैं ये निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 36 है तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देता हूँ तो 180 आएगी। 5 यूनिट की वैल्यू 180 आ गई। तो ये पूरा 8 यूनिट की वैल्यू में निकाल सकता हूँ, कोई भी वैल्यू में निकाल सकता हूँ। अब 5 यूनिट की वैल्यू 180 आ गई, तो अब ये दूसरे वाले रेशियो से रिलेट करते हैं। तो 5 यूनिट यदि 180 है तो 5 से डिवाइड करो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी करना है। ठीक है, और आपको फिर केवल कितना निकालना है? 3 यूनिट निकालना है। आपको केवल 3 यूनिट निकालना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दो। 3 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दो तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई। तो दो अलग अलग रेशियो हैं। ठीक है, दो अलग अलग रेशियो थे। तो सबसे पहले हमें ABCD का रेशियो मिल गया। ABCD का रेशियो कितना आ गया हमारा? 5 और 3। तो 2 यूनिट की वैल्यू बराबर कितना हो गई? 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितनी होगी? 36। तो 5 यूनिट हमने निकाल दिया तो AB मिल गया, तो 180 आ गया। AB 180 आ गया। ये अब आप जब PO के साथ देखोगे तो PO के साथ PO और AB का रेशियो जो है वो कितना है? 3 और 8। अब 8 यूनिट की वैल्यू 180 है, 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो अब 180 को डिवाइड किससे करोगे? 8 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से। ठीक है, अब इसको भाग दे लेना, डिवाइड कर रहे होंगे तो आंसर आएगा, और पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में आंसर एक ही है, बाकी तो कोई पॉइंट में आपके है नहीं क्योंकि पॉइंट में ही आ रहा है। 2 आधा करोगे तो 67.5 आएगा, और वैसे भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, पॉइंट में आएगा। तो बताओ कोई दिक्कत हो तो, कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो। रेशियो में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो अलग अलग रेशियो हैं। मैं एक बार इस चीज को आपको थोड़ा सा और बता दूं। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, मान लो मैं हूं, मेरी इनकम जो है वो है 5,000 रुपए। एक कोई दूसरा व्यक्ति है, इसकी इनकम है 10,000 रुपए, और एक कोई तीसरा व्यक्ति है, इसकी इनकम है 50,000 रुपए। अब जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 आ रहा होगा। इनका रेशियो जब आप निकालोगे तो ये आएगा 1 और 10। तो देखो मेरी इनकम जो है, बात को समझना ध्यान से, मेरी इनकम तो फिक्स है लेकिन मेरी इनकम का रेशियो दोनों बार बदल रहा है। मेरी इनकम का रेशियो दोनों बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि एक ही चीज का अलग अलग। तो यहाँ AB का रेशियो एक बार आपने CD के साथ निकाला, और इसी AB का रेशियो एक बार आपने PQ के साथ निकाला। तो जब आपने PQ के साथ ये रेशियो निकाला तो ये 3 और 8 आया, और जब आपने ABCD का रेशियो निकाला तब ये 5 और 3 आया। इनका डिफरेंस 2 यूनिट बराबर हमारे पास कितना था? 72। तो 1 बराबर 36। तो यहां से 5 यूनिट निकाला, ये 180, ये 5 यूनिट की वैल्यू होगी। अब ये 5 यूनिट जो है, यहाँ AB की वैल्यू है, AB हमारा यहाँ पे 8 है, ये 8 ऊपर लिखना है, 3 नीचे।
अब ए बी की वैल्यू 180 आ गई, जो यहाँ पे 8 यूनिट के बराबर है, और हमें निकालना 3 यूनिट है, तो 180 को 8 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा। अब आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और अच्छा डायग्राम बनेगा और क्वेश्चन का आंसर भी बढ़िया आएगा। कह रहा है कि द बेस ऑफ ट्राइंगल इज डिवाइडेड बाय द एल्टीट्यूड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल है, चलिए, आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बार बार परेशानी हो रही है, पावर कट हो गई, अभी कुछ और टेक्निकल इशू आ गए थे, आज बड़ा दिक्कत हो रही है, पावर कट हो गई अब, ठीक। तो इनमें मौसम जो है ना, बेमौसम बारिश इतनी हो रही है, बहुत सारी डिस्टरबेंस चल रही है, तो देखते हैं, ठीक है। इस सेशन में हम आगे कंटिन्यू करते हैं अभी, और जब तक लाइट नहीं आती तब तक देखते हैं। बाकी पावर से आपको बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर कट होती तो बस ये हो जाता कि हम ही थोड़ा सा सही नहीं दिख रहे होते। बाकी क्वेश्चन तो आपको सही दिख रहा है, सारी चीज़ें सही आ रही हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं, और क्या होगा क्वेश्चन का आंसर वो देखेंगे। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज डिवाइडेड बाय द एल्टीट्यूड इनटू टू पार्ट्स इक्वल टू 36 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज डिवाइडेड बाय द एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यदि ये ट्राइंगल है आपका, तो यदि ये बेस है, तो इसको आपने एक एल्टीट्यूड से डिवाइड किया है, दो अलग अलग पार्ट्स में, इनटू टू पार्ट्स इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। कोई एक 36 ले सकते हैं, कोई एक 14 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। कोई एक 36, कोई एक 14 ले लो, कोई हमने ऐसा कोई मेजर करके तो हम कर नहीं रहे। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बेस डिवाइड द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया। देखो ध्यान से समझना इस लाइन को, बड़ा अच्छा लाइन है। कह रहा है कि एक सीधी रेखा जो आधार के लंबवत खींची जाती है, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। एक सीधी रेखा है, रेखा है, यहाँ एल्टीट्यूड नहीं बोला, इस बात को ध्यान से समझना। यदि किसी भी त्रिभुज में लंब खींचा जा रहा है, एल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो वो सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे होता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि एक सीधी रेखा है जो आधार पर लंबवत तो है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि वो एल्टीट्यूड है, उसने ऐसा कहीं आपसे नहीं बोला है कि वो एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, उसने बोला परपेंडिकुलर है, और बेस को डिवाइड कर रही है कि दो इक्वल एरिया में, ठीक है। तो मुझे ये पहली बात तो ये बताओ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि यदि किसी भी ट्राइंगल में यदि ये एल्टीट्यूड है और ये मेरी लेंथ ए है, ये बी है, तो इनके एरिया का रेशियो भी ए और बी होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि इनके एरिया का रेशियो भी क्या होगा, ए और बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा इसमें दिमाग लगेगा, तो ध्यान से समझना। इनके एरिया का रेशियो भी ए और बी ही होगा। जो बेस का रेशियो होता है वही उनके एरिया का रेशियो होता है, क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया। तो इसके और इसके एरिया का रेशियो 14:36 होगा। क्या होगा, 14:36, क्योंकि उनके बेस का एरिया ये है। तो यदि इनका एरिया 14 और 36 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो पूरा ट्राइंगल है, पूरे ट्राइंगल का एरिया 14 और 36 कितना होगा, 50 होगा। पूरे ट्राइंगल का एरिया 14 और 36 कितना होगा, 50 होगा। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कोई लाइन है बेस के पैरेलल है, जो इसको दो इक्वल एरिया में बांटती है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। तो एक कोई लाइन है, मतलब वो उसको 25-25 में बांटेगी। तो मान लेते हैं कि वो लाइन यहाँ से आ रही है, वो लाइन यहाँ से आ रही है, कहीं से भी लाइन मान ली। तो अब ये जो एरिया होगा, ये वाले का एरिया 25 होगा, और ये इस तरफ वाले पोर्शन का एरिया 25 होगा। उसने बोला कि दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट द बेस दैट इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के बाद जो डिवाइड होगा, तो इस लाइन सेगमेंट के बाद एक हिस्सा तो इस तरफ है और एक हिस्सा इस तरफ है, तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट होगा वो हमें बताना है। तो अभी स्मॉलेस्ट तो हम डिसाइड कर नहीं सकते, पहले हमें कुछ रेशियो पता चले, कुछ वैल्यू पता चले, तब तो हम बता सकते हैं। तो या तो ये रेड वाला या ग्रीन वाले में से जो स्मॉलेस्ट होगा वो हमें बताना है। अब देखो, आपको ये चीज तो समझ आ गई कि ये लाइन भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल क्या हो गया, कॉमन, तो बचा ये। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना। कौन कौन सा ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल, यदि इस पॉइंट को मैं डी दे दूं नाम, तो ADC, और इसको P और Q दे दूं,
ठीक है। तो ये जो पी क्यू सी है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, समरूप। अब ध्यान से यहाँ पे ये समझो कि आपको ये पता है कि जो पी क्यू सी है इसका एरिया 25 है, और जो ए डी सी है इसका एरिया 36 है। और हमने पढ़ा है कि सिमिलर ट्राइंगल के एरिया के रेशियो का यदि मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ जाता है। मतलब ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया, ये जो आया 5:6, ये इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया संगत भुजाओं का अनुपात। मतलब यहां से हमें ये पता चल गया कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 5 यूनिट है, कि पूरी 6 यूनिट है, और 6 यूनिट की वैल्यू 36 थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 होगी ना। मतलब ये वाला हिस्सा 30 हो गया, ये वाला हिस्सा 20 होगा, तो छोटा वाला हिस्सा 20 आ जाएगा। ठीक है। अब आप बोलो समझ नहीं आया, तो एक बार मैं और डायग्राम बना के, बड़ा सा डायग्राम बना के आपको और समझा रहा हूँ, डायग्राम में ही हम समझेंगे। ठीक है। ये आपको दिया था, आपको बोला था कि यहाँ एक कोई एल्टीट्यूड खींचा है, यहाँ जो एल्टीट्यूड खींचा तो ये 36 लेंथ दी थी, और ये वाली लेंथ हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखो तो ये 14 दी हुई है। देखिए ये 36 और ये कितनी है, 14 है, ये तो आपको गिवन है। ये 36 है और ये 14 है, तो यदि ये 36 14 है तो इनके रेशियो एरिया के भी 36 14 होंगे। मतलब ये 36 होगा और ये वाला एरिया 14 होगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो टोटल ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लो ए बी सी है, तो ये 50 हो गया। यदि इसको ए बी सी दे दें तो ये 50 हो गया। कह रहा कि इसमें एक लाइन खींचनी जो इसको बराबर बराबर में बांटेगा, तो हमने एक लाइन यहां से खींच दी, तो फिर इसका एरिया 25 होगा और इस तरफ वाले भाग का एरिया भी 25 होगा। ठीक है। अब ये लाइन 90 है, ये 90, ये दोनों में कॉमन, तो ये वाला जो एंगल है अल्फा और ये अल्फा, तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो यहाँ इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाएगा। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, यदि इसको P और इसको Q नाम दे दिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, CPQ का एरिया 25 और इसका 36, इसका जब वर्गमूल निकालूंगा तो ये उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आएगा। मतलब ये जो रेशियो आ गया, ये मैं कह सकता हूँ ये रेशियो आ गया मेरा 5/6 आया है ना। मतलब ये जो रेशियो आ गया मेरा CQ अपॉन, इसको मैंने नाम दिया CD, तो CQ अपॉन CD, मतलब ये CD मेरा 6 यूनिट है और CP मेरा 5 यूनिट है। अब क्वेश्चन में आपको इस 6 यूनिट की वैल्यू पहले से ही दे रखी है 36, तो 6 गुना है, तो 5 का 6 गुना करोगे तो कितना आएगा, 30। मतलब मुझे ये वाला हिस्सा 30 मिल गया, ये वाला हिस्सा मुझे कितना मिल गया, 30, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50। तो ये वाला हिस्सा मुझे 20 मिलना चाहिए। अब मैंने पहले बोल दिया हम स्केल से नहीं बना रहा कि आप देखो सर 30 तो छोटा दिख रहा है, 20 बड़ा दिख रहा है, मैंने स्केल से नहीं बनाया। ठीक है। तो आपसे पूछा स्मॉलेस्ट बताइए, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 20 हो गया, और स्मॉलेस्ट आपसे पूछ रहा था तो 20 आएगा आंसर। आई होप समझ पाए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है। उसी तरीके से ये भी था एक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसके लॉजिक को आपको समझा रहा हूँ। ये एक्चुअल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये एक रिजल्ट है, आप इसको एक रिजल्ट के तौर पर याद रखें, थ्योरम के तौर पर याद रखें, और इस पे डायरेक्टली ये थ्योरम ही पूछ लिए और वैसे भी क्वेश्चन पूछ लेता। तो क्या कह रहा है, बात को समझना, कॉन्सेप्ट समझना। यदि कभी भी एक लाइन AC है, इस पर एक कोई दूसरी लाइन है और यहां एक कोई दूसरी लाइन है, ये दोनों को मैंने मिलाया, यदि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो आपको अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो दो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर होंगे। और एक तीसरी लाइन यहाँ है जो इन दोनों के पैरेलल है। ठीक है। तीसरी लाइन यहाँ है जो इन दोनों के पैरेलल है। तो मुझे ये बताओ कि ऐसा डायग्राम मैंने आपको करवाया है क्या।
आप बोलोगे सर ये तो करवाया है, इसके पहले आप बोलोगे सर ये भी करवाया है, इसके पहले बोलोगे ये भी करवाया है, और उसके पहले आप बोलोगे कि सर एक 22 क्वेश्चन करवाया था उसमें भी करवाया, मतलब कम से कम 5 क्वेश्चन तो करवा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन को समझना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो दो सिमिलरिटी हैं। एक तो जो ट्राइंगल है BPA, कौन सा ट्राइंगल, ये जो BPA ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर है, और ये थेल्स थ्योरम से ये वाले दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो हम एक एक करके इनमें सिमिलरिटी लगाते हैं। यदि मान लो आपको इसकी लेंथ दे दी गई है A है, इसकी लेंथ दे दी जाए B है, इसकी लेंथ दे दी जाए C है, हमने कुछ भी लेंथ ले ली, ठीक है, कुछ भी लेंथ ले ली, और यहाँ AB पैरेलल है CD के, पैरेलल है PQ के। अब देखो इसमें बहुत डीप में मैं आपको सिमिलरिटी समझाऊं, जरूरत नहीं है, 5 बार समझा चुका हूं, जो पॉइंट है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो C होगा ना, ये C की डिस्टेंस हमेशा AB अपॉन A प्लस बी होती है। C की डिस्टेंस हमेशा AB अपॉन A प्लस बी होती है। इसको अब आप कोई बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो ये याद रखना है, बाकी मैं इसको प्रूफ करके आपको बता दे रहा हूं। यदि आप ट्राइंगल ABC में देखो तो ट्राइंगल ABC में PQ पैरेलल है AB के, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, छोटू सा बड़ा सा, छोटा कौन सा ट्राइंगल है CPQ, बड़ा कौन सा है ABC, ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो यहां से मुझे ये बताओ कि यदि मैं ये लिखना चाहूं, यदि मैं ये लिखूं कि CQ अपॉन CA, CQ अपॉन CA बराबर ये वाली लेंथ मेरी C है और ये वाली लेंथ मेरी A है, तो मैं ये लिख सकता हूं CQ अपॉन CA बराबर मैं लिख सकता हूं C अपॉन A, सिमिलरिटी लगाई। वैसे ही फिर मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ACD। अब मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, ध्यान से देखो कौन सा ट्राइंगल लिया है ACD। तो ACD में PQ पैरेलल है CD के, तो यहां भी सिमिलरिटी लग जाएगी, यहां भी सिमिलरिटी लगेगी। PQ पैरेलल है CD के, तो यहां से यदि मैं C अपॉन B लिखूं तो ये बराबर हो जाएगा AQ अपॉन AC के, ये बराबर होगा। अब इन दोनों को ऐसा करो कि इन दोनों को आप एक बार ऐड कर लो, इन दोनों को आप जोड़ो। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो इसमें देखोगे ये दोनों तरफ AC और AC है, मतलब AC LCM आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा CQ प्लस AQ, और बराबर में C अपॉन A प्लस C अपॉन B। तो C कॉमन ले लो, 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B हो गया, और CQ और प्लस AQ, तो CQ प्लस AQ AC होगा क्या, तो मैं यहाँ AC अपॉन AC लिखूंगा, तो AC अपॉन AC क्या हो जाएगा 1, और C को मैं इस तरफ ले आऊंगा अपॉन में, ठीक है, मतलब ये C बाहर है ब्रैकेट के, ब्रैकेट में 1 अपॉन A 1 अपॉन B है, इक्वल में तो 1 आ जाएगा, तो C इस तरफ आएगा। तो फाइनली यदि आप देखो तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, C इस तरफ आएगा, क्या रिलेशन मिलेगा, 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। अब यदि आप इसका LCM ले लो, यदि आप इसका LCM ले लो, कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसमें क्या करता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, AB की लेंथ देगा, C की लेंथ पूछ लेगा, ऐसा डायग्राम बना के, ठीक है। हमने और अलग अलग क्वेश्चन इस पे कर लिए हैं, और मैं 4-5 क्वेश्चन इसको पहले वैसे ही करा चुका हूँ, अलग अलग वैल्यू दी है, अलग अलग निकालना है। डायरेक्टली भी पूछ लेता है, ये थ्योरम भी पूछ लेता है। यहाँ डायरेक्टली यही थ्योरम ही आपसे पूछी है। इसको देखो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन में लिखा है SB एज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दी साइड PQ। PQ जो है एक न्यून कोण त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर एक बिंदु S है, ठीक है, एक न्यून कोण त्रिभुज है PQR। तो PQR आपने एक त्रिभुज बना लिया मान लो, ठीक है। कह रहा है कि S जो न्यून कोण त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर एक बिंदु S है, PQ पर यहां कहीं एक S है बिंदु, तो हमने, अरे यार PQR है, PQR में PQ पर एक बिंदु S है, बिंदु P पर रेखा SR के समांतर, बिंदु P को पर रेखा SR के समांतर रेखा खींची जाती है। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
लेट टी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू आर एक्सटेंडेड विथ द स्ट्रेट लाइन पी टी ड्रॉन पैरेलल टू एस आर। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु पी पर रेखा एस आर के समांतर रेखा खींची जाती है, एस आर के समांतर, एस आर के समांतर एक रेखा खींचनी है जो भुजा क्यू आर को आगे बढ़ाने पर बिंदु टी पर मिलती है। क्यू आर को जब आप आगे बढ़ाओगे और पी पर एक रेखा मिलती है, ठीक है, ये आपको बोल रहा है आगे बढ़ाने पर मिलती है। बिंदु क्यू पर रेखा एस आर के समांतर एक रेखा खींची जाती है। अब बिंदु क्यू पर खींचने हैं एक रेखा, ठीक है, फिर इसके आगे बोल रहा है बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी आर एक्सटेंडेड विथ स्ट्रेट लाइन क्यू ओ यू ड्रॉन पैरेलल टू एस आर थ्रू क्यू। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु क्यू पर रेखा एस आर के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो पी आर को आगे बढ़ाने पर, पी आर को आगे बढ़ाओगे तो पी आर यहाँ बढ़ेगा और यहाँ क्यू से एक लाइन आपने खींची है तो ये यहाँ कहीं मिल रही है। ठीक है, ये यहाँ कहीं मिल रही है कि कहाँ मिलती है, यू पर मिलती है, यू पर मिलती है। यदि पी टी एक्स है, क्यू यू वाई है, एस आर की लंबाई निकालो। अब आप देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पैरेलल थी, ये वाली पैरेलल है, तो वैसा ही डायग्राम बना है, बस पी एस जो है पी एस आपका नीचे ले लिया गया। यदि उसी तरीके से आप डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसा करो कि आप इस ट्राइंगल में पी एस ये ले लो। ठीक है, तो आपका ट्राइंगल क्या हो गया, पी क्यू आर। ट्राइंगल क्या हो गया, पी क्यू आर। पी क्यू पर एक बिंदु एस है, ठीक है, पी क्यू पर एक बिंदु आपने ले लिया, पी क्यू आर। पी क्यू आर में अब हम इसको नीचे ले लेते हैं। एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम बता रहा हूँ, पुनः वही डायग्राम है, पी क्यू आर। पी क्यू पर एक बिंदु एस लिया, बिंदु पी पर रेखा एस आर के समांतर, रेखा एस आर के समांतर, ठीक है, एक रेखा खींची जाती है जो क्यू आर को आगे बढ़ाने पर, तो क्यू आर को आगे बढ़ाओगे तभी तो ये मिलेगी। तो देखो ये लाइन ऐसी मिली, ये लाइन इसके पैरेलल है। फिर कह रहा है बिंदु टी पर मिल गई, फिर कह रहा है बिंदु क्यू पर रेखा एस आर के समांतर, क्यू पर रेखा एस आर के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो पी आर को आगे बढ़ाने पर, तो पी आर को बढ़ाओगे तो आगे जाएगी और ये यहाँ मिल गई, तो ये इसके पैरेलल है। तो देखो सेम वही डायग्राम बना है। तो भाषा आपको डायग्राम समझ आना चाहिए था। पी टी एक्स है, क्यू यू आपको वाई दिया हुआ है, ये पूछा है आपसे, तो आपको पता है कि ये एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। ये मैंने आपको डिटेल में यहाँ समझा भी दिया है कि क्या ऐसे रिलेशन आ रहा था। तो उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप चीज़ को समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे, बना लेंगे, कोई परेशानी किसी को नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स दिया हुआ है और ये वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको निकालना था। कोई दिक्कत हो किसी को, फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको एक बार जो प्रूफ कराया उसको देखें ध्यान से, फिर ये करें। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है और ये याद रखने का है, यदि इस रिलेशंस को याद रख लो तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी हमें और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम और समझते हैं। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था सिमिलैरिटी समरूपता ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलैरिटी पे थोड़ा सा डिस्कशन हमें और करना है, समकोण त्रिभुज में सिमिलैरिटी पे। तो समकोण त्रिभुज हमने पढ़ा था, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मिड पॉइंट थ्योरम में आपको पढ़ा चुका हूं, राइट एंगल ट्राइंगल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ क्वेश्चन आपको आगे दिए हैं ये सारे, ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को खैर हम अभी करेंगे और पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम आपको याद होगी, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, मैं एक बार जल्दी से बता दूं कि मिड पॉइंट थ्योरम ये कह रही थी कि यदि किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन आएगी ना वो तीसरे के पैरेलल और तीसरे के आधी होगी, पैरेलल और आधी होगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ इतने ध्यान से समझना, मैं जो भी चीज़ें बताऊं बहुत अच्छे क्वेश्चन में करा रहा हूँ। आप ये मान के चलो कि कम से कम यहाँ मैं 5 से 10 प्रीवियस क्वेश्चन एक साथ आपको करा रहा हूँ, 5 से 10 प्रीवियस क्वेश्चन, तो वो मैं अलग से आगे में क्वेश्चन लिखे ही नहीं है, वो सारे मैं एक साथ समझा दे रहा हूँ, आपको मिलेंगे, आप उनको कर पाओगे। तो पी क्यू और ये हैं पैरेलल हैं,
यहाँ इसका मिड पॉइंट है R, ठीक है। तो ये भी पैरेलल है और ये भी होगा। वैसे ही यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। तो मुझे ये पता था, मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाया है कि किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को यदि मिलाओगे तो जो लाइन आएगी वो तीसरे के पैरेलल और हाफ होगी। और ये जो एरिया है ना ट्राइंगल PQR का एरिया, ये 1/4 होगा ट्राइंगल ABC का। ये आपको पता है कि ये PQR का एरिया ABC का 1/4 होता है। इसमें कोई समस्या तो नहीं है, प्रूफ करके मैंने आपको बताया है मिड पॉइंट थ्योरम में, आप उसको प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। अब यदि मैं इससे मिला दूं, देखो ध्यान से समझना, मैं बोला हूं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो मैंने ग्रीन लाइन खींची है, ये ग्रीन लाइन मीडियन होंगी क्या, माध्यिका होंगी? तो यदि कोई नहीं बता पा रहा है तो फिर आप तो बिल्कुल पढ़ो ही मत, आगे की क्लास बिल्कुल मत देखो, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ठीक है। यदि आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा तो मीडियन, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है, पूरा पढ़ा चुके हैं, आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो आप यदि नहीं इतना भी आपके मन में आ रहा ना कि ये मीडियन है, तो तुरंत फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ो, आप संन्यास ग्रहण करो और कहीं जाके सन्यासी बन जाओ। तो ये सारी जो है क्या है, मीडियन है, तो माध्यिका है। तो आपको ये भी पता है कि जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ट्राइंगल को टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। कितने हिस्सों में बांटता है? 6 इक्वल हिस्सों में बांटता है। मतलब ये जो पार्ट हैं G, P, Q, या ये सारे जो हैं ये टोटल 6 इक्वल पार्ट्स आपके बनेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल बनेंगे? एक तो GAP, GBP, ये सारे आपको पता है, ठीक है। यहाँ सबके एरिया के रेशियो आपको पता है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप सुनेंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली, देखो ये जो P, Q और R है ना, ये PQR का सेंट्रॉइड भी G ही होगा। PQR का सेंट्रॉइड भी क्या होगा? G होगा। बात समझ रहे हैं? ABC का भी सेंट्रॉइड G है। और किसी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, यदि उस ट्राइंगल की मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाए, किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को जोड़कर यदि मैं एक त्रिभुज बनाऊं, तो वो जो त्रिभुज बनेगा ना, उसका सेंट्रॉइड भी सेम होगा। किसी भी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है, जो केंद्रक है, उसकी मध्य बिंदुओं पे बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक भी वही होगा। तो ये जो जी केंद्रक है, PQR का भी केंद्रक G है, ABC का केंद्रक भी G है, दोनों का केंद्रक क्या है? G ही है। ये बात तो समझ रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और केंद्रक ट्राइंगल को टोटल 6 इक्वल हिस्सों में बांटता है। तो मैं यदि आपसे बोलूं कि ये वाला एरिया मेरा 1 है, तो ये वाला एरिया भी मेरा 1 होगा, 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 और ये वाला एरिया भी मेरा 1 होगा। मतलब यहां देखें तो PQR का एरिया जो है, PQR का एरिया टोटल कितना आ गया? 6 आ गया। PQR का एरिया टोटल 6 आ गया। तो यदि PQR का एरिया टोटल 6 है, तो इसका एरिया भी टोटल 6 होगा, इसका एरिया भी टोटल 6 होगा, इसका एरिया भी टोटल 6 होगा। होगा या नहीं होगा? इन सभी का एरिया टोटल 6 6 6 6 होगा। मतलब ABC का एरिया 24 हो गया, 6 6 6 6 24 हो गया। ABC का एरिया क्या हो गया? 24 हो गया। ABC का एरिया 24 आ गया। इसमें कोई परेशानी है किसी को? कोई समस्या कोई हो तो बताओ, ठीक है। 6 6 6 4 बार 24 हो गया। अब जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, मैंने आपको जब सेंट्रॉइड पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि एक प्रॉपर्टी लिखो और इसको आप रट लो। जब मैं मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो आज मैं समझा रहा हूं। यहां से यदि आप GPQ, मैं बोल रहा हूं, मैं जितने पॉइंट बता रहा हूं ये सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, PQR का सेंट्रॉइड G पर ही होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ये जो GPQ है और जो ट्राइंगल ABC हैं, इनके एरिया का रेशियो बताओ। क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि इनके एरिया का रेशियो बताओ। तो आपको दिख रहा है कि GPQ का रेशियो 1 और 1 कितना है? 2 है। ABC का एरिया कितना है? 24 है। तो ये 1/12 आएगा।
और आप मुझे बताओ, ये मैंने आपको जब मैंने मीडियन पढ़ाया था तो मैंने ये लिखवाया था कि अभी आप रट लो, ठीक है, अभी आप इसको रट लो, फिर हम आगे चल के इसको समझ लेंगे। कौन सा ये वाला आ गया आपका, ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के साथ जो है वो 1/12 आ गया। इसका एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के साथ क्या आ गया, 1/12 आ गया। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन क्या करता है कि आपको कोई भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछ लेगा, कोई भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए था। ये वाला हिस्सा आपको मिल गया, सारा आपको हिस्सा मिल गया। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन इसमें पूछे, मैं यही डायग्राम है फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं। ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है ABC। मान लो AD मीडियन है, BE मीडियन है और CFB मीडियन है। तो आपको पता है कि मीडियन ने ट्राइंगल को टोटल 6 हिस्सों में बांट दिया। अब मैंने जब इसको भी मिलाया, मिड पॉइंट को मिलाया, तो ये वाला जो एक हिस्सा है, इस वाले हिस्से के एरिया जो टोटल ट्राइंगल है ABC उसका 1/12 आ गया। 1/12 कैसे आया वो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, 1/12 आ गया। क्वेश्चन पूछा, SSC का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने बोला कि ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है। क्वेश्चन आया कि ये जो XY ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है ये पॉइंट GX है। तो ट्राइंगल GXY और ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो बताओ। मैं बोल रहा हूँ देखो ध्यान से, यदि आप इस फिगर को भी समझ लेते हैं ना, बहुत ध्यान से आप यदि इस फिगर को समझ लेते हैं तो कम से कम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो कह रहा है GXY और ABC के एरिया का रेशियो आप बताओ। तो GXY का एरिया निकालना है। अब फिर ध्यान से देखो, यदि इस पॉइंट को मैं Z दे दूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने Z नाम दे दिया। तो ध्यान से ये देखो, जब मैं इसे मिलाऊंगा, इसे मिलाऊंगा, तो मैंने क्या बोला था कि ये जो G है, ये G सेंट्रॉयड है ABC का और G केंद्रक है DEF का। DEF का क्यों है, मैंने क्या लाइन बोली थी, आप उसको याद रखें, लिखना हो लिख लें कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उनका केंद्रक एक ही होगा। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बनेगा उनका सेंट्रॉयड एक ही होगा। तो ये जो G है ये सेंट्रॉयड है ABC ट्राइंगल का, ये सेंट्रॉयड है DEF का, और XYZ भी तो मिड पॉइंट ही है। XYZ मिड पॉइंट है या नहीं है, XYZ भी मिड पॉइंट है। तो ये इस XYZ ट्राइंगल का भी मीडियन ही होगा, सेंट्रॉयड ही होगा। तो ये वाला एरिया यदि मेरा 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो ये टोटल 6 हो गया। टोटल क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम से, मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज XYZ का एरिया 1/4 है त्रिभुज DEF के। मध्य बिंदु प्रमेय से ये हमने पढ़ा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया बड़े वाले उसके ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है। तो आपने DEF की तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पर XYZ बनाया, तो XYZ का एरिया 1/4 होगा DEF का। तो DEF का XYZ का एरिया 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब यहां से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो DEF का एरिया मेरा 24 आ जाएगा। DEF का एरिया कितना आ जाएगा, 24। अब DEF का एरिया यदि 24 है तो ABC का एरिया उसका 4 गुना होगा। मतलब GXY का ध्यान से यदि देखो, तो ध्यान से देखो GXY का एरिया, GXY का एरिया 1 + 1 2 हुआ, 1 + 1 2 हुआ, और DEF का 4 गुना, मतलब ABC का एरिया 4 × 24 हुआ। कितना हुआ, 4 × 24। तो यहां से यदि देखोगे तो 1/48 आ जाएगा। कितना आएगा, 1:48। ये रेशियो हो जाएगा GXY का ABC।
तो ऐसे बहुत सारे रेशियो के साथ ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। बहुत सारे रेशियो पे क्वेश्चन आपके बनेंगे जहाँ पे सिमिलर दो चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर देता है, सेंट्रॉइड को और मिड पॉइंट थ्योरम को, सेंट्रॉइड मध्य बिंदु प्रमेय केंद्रक को और मिड पॉइंट थ्योरम को। तो सेंट्रॉइड क्या था कि किसी भी ट्राइंगल में ये जो मीडियन है ये टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, और किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट को मिलाने पर टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ता है। जब इन दोनों को आप कंबाइन कर देते हो एक ट्राइंगल में, तब ये बहुत अच्छे रिलेशन हमें देने लगता है, बहुत अच्छे पॉइंट्स ये बन जाते हैं जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन ये रेशियो पे बनेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ आने चाहिए। ये रेशियो पे क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपसे पूछ सकता है। मान लो यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आप मुझे ये बताओ, ये जो DXY है, ट्राइंगल DXY का और ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो। अब आप ध्यान से देखो DXY का, तो मुझे ये पता है कि XYZ का कितना है, 6 है, तो DXY का 6 ही होगा ना। XYZ का 6 है तो DXY का कितना हो गया, 6 हो गया। और ABC का कितना है, 4 गुणित 24 है, तो 1/16 आ गया। कितना आ गया, 1/16। तो इसमें कोई भी रेशियो पूछ लेगा। तो मैंने बोला एक बार फिगर समझ लो, एक फिगर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन और बनेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को रिलेट करा के, मीडियन को रिलेट करा के, कि माध्यिका दो बराबर भागों में बांटती थी मध्य बिंदु पे। तो अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो सिमिलरिटी हमने और पढ़नी है, अभी तो और क्वेश्चन में कराऊंगा। मिड पॉइंट थ्योरम जहाँ यूज हो रही होगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूज होंगे, साथ में ही सारी चीजें समरूपता चल रही होगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम और थेल्स थ्योरम कहीं ना कहीं सिमिलरिटी के अंदर ही तो है, सिमिलरिटी का ही तो यूज है मिड पॉइंट थ्योरम, एप्लीकेशन है उसकी। तो अभी हमने थेल्स थ्योरम पे पढ़ा, मिड पॉइंट थ्योरम पे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इतना समझ आया, ये चीज आपको अच्छे से समझ आई है। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया ये आप कर लोगे। मतलब ये मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कुछ और ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी या थोड़ा बहुत मीडियन भी यूज हो रहा होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन तो अब आप कर लोगे, कि मैं आपसे यहाँ पे अभी किसी का रेशियो पूछूं तो प्रेजेंट में आप कर लोगे। तो आप एक बार दो बार खुद के मन से ये डायग्राम बनाना, और इस डायग्राम में जितने भी हिस्से बन रहे हैं हर हिस्से के एरिया को लिखने की कोशिश करना। अपने मन से हमने स्टार्टिंग सबसे छोटे पोर्शन को 1 मान लिया, फिर उससे रिलेट होता जाएगा, सारा आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में कोण बी के समद्विभाजक पर एडी लंब खींचा गया। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और अच्छे से आप बनाओगे तो आसान भी है, टफ नहीं है। तो ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, तो आपने एक त्रिभुज एबीसी लेना है। डायग्राम कोशिश कर सकते हैं एक बार कि आप पहले खुद से बनाएं। तो ट्राइंगल एबीसी में एडी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि कोण बी के समद्विभाजक पर एडी लंब खींचा गया है। मतलब कोण बी का समद्विभाजक यहां से कुछ ऐसा जा रहा होगा, और उस पे ये जो एडी है ना, ये एडी हमने एक लंब खींचा है। अब देखो ये, यदि उसने बोला है तो ये 90 होगा। हम कोई मेजर नहीं कर रहे हैं, स्केल पर लेके नहीं बैठे हैं, हमने बस मन से बनाया है। ये एडी एक लंब होगा। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, कि कोण बी के समद्विभाजक पर एडी लंब खींचा गया है। एडी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ठीक है। फिर क्या रहा है, द स्ट्रेट लाइन DE ड्रॉन थ्रू D इज पैरेलल टू BC। DE एक स्ट्रेट लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, और ये यहां खींची है, तो हमने यहां एक लाइन खींच दी DE जो BC के पैरेलल है, ठीक है। DE पैरेलल है BC के, ये आपको बोला है। AC आपको दिया हुआ है कि ये जो टोटल AC है ये 56 है, और AE आपसे पूछा है, ठीक है। AE आपसे पूछा है, ये लेंथ आपको दी थी। इतना डायग्राम में आपको सारा दिया है, इससे ज्यादा कहानी आपके पास और कुछ नहीं है। अब देखो यहां ध्यान से, यदि मैं ये लाइन को आगे बढ़ा दूं, यदि मैं ये लाइन को आगे बढ़ा दूं, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा,
ये एंगल यदि अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। आप बोलोगे सर कैसे हो गया ये अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि बी का समद्वि भाजक है, बी का जो है वो क्या है, समद्वि भाजक है। ठीक है, तो ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बिंदु डी से बाकी यदि ध्यान से देखो तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल तो कॉमन हो गया। ये एंगल क्या हो गया दोनों में, 90 90। ये एंगल दोनों में क्या हो गया, अल्फा अल्फा। ये साइड भी दोनों में क्या है, बराबर। तो यदि अभी मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई नहीं है, सर्वांग समता मैंने पढ़ाई नहीं है, बस इतना सा समझ लो कि यदि कभी किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं, सर्वांग सम होंगे। मैं अभी आपको समझाऊंगा सर्वांग समता। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल जो है ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यदि ये सर्वांग सम होंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी, ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब जो AD है ये AD बराबर हो जाएगा, यदि मान लो ये पॉइंट है हमारा Q, तो AD बराबर हो जाएगा DQ के। AD बराबर क्या हो जाएगा, DQ के होगा। तो उस केस में ये जो पॉइंट था ना आपका D पॉइंट, ये D पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो गया। D पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट। D मिड पॉइंट हो गया। ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो देखो यदि ये लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो ये भी पक्का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम है क्या कि यदि मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन आएगी पैरेलल होगी। तो आपको कह रहा है ये मिड पॉइंट है, ये आपको पता है, और आपको ये पता है कि ये पैरेलल है, तो पक्की बात है कि ये मिड पॉइंट पर ही होगा। तो ई मिड पॉइंट हो गया, मतलब AE 56 का आधा तो 28 होगा। कितना होगा, आधा होगा 28। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें बस कॉन्ग्रुएंसी लग रही थी, कॉन्ग्रुएंसी मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है, फिर ये क्वेश्चन मुझे आगे कराना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी में जब पढ़ाऊंगा तो फिर से ये क्वेश्चन आपको एक बार समझा दूंगा। तो ये इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज हो रही है और इसमें कॉन्ग्रुएंसी भी लग रही है, और थोड़ा सा बहुत हमें अपने मन से कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे SSC के क्वेश्चन, CGL के अब जैसे चल रहे हैं मेंस के सारे क्वेश्चन है, तो बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन होने ही है। ठीक है सभी, और ये सारे क्वेश्चन आपको 9th की NCERT की किताब में लगभग इसमें से 80% क्वेश्चन तो NCERT की किताब में मिल जाएंगे। और अच्छे क्वेश्चन जितने भी है ना SSC में मेन्स में जो पूछे गए वो सारे NCERT की किताब के पूछे गए। 9th क्लास के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। सर्वांग सम त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, करेस्पॉन्डिंग भुजाएं बराबर होती हैं। करेस्पॉन्डिंग भुजाएं क्या होती हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो ये करेस्पॉन्डिंग है इसके, मतलब जो एंगल इक्वल है। तो आपको दिख रहा है 90, तो 90 के सामने यहाँ 90 के सामने ये, यहाँ अल्फा के सामने, यहाँ अल्फा के सामने ये, तो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं। सिमिलरिटी में करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंसी में करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं। समरूपता में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, और सर्वांग समता में संगत भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पे ED बराबर हो जाएगा QD के, तो ये D मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट थ्योरम से 56 का आधा 28 आएगा। समझ पाए होंगे। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि ABC में ED माध्यिका है, ABC में ED माध्यिका है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ ED। ठीक है, G केंद्रक नहीं है, G मध्य बिंदु बोला है। ABC ट्राइंगल है, तो ये ABC ट्राइंगल हमने एक ले लिया। ABC में ED क्या है, माध्यिका है, ये हमने एक मीडियन ले ली। ED मीडियन है, मीडियन हमने ले ली। G इज द मिड पॉइंट ऑफ ED, G ED का मध्य बिंदु है, तो हमने यहाँ पे G ले लिया, ED का मध्य बिंदु है। BG इंटरसेक्ट AC एट E, BG इंटरसेक्ट AC एट E, तो ये हमने E ले लिया। अब आपको दिया हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल AGE 12 है, ये वाले ट्राइंगल का एरिया आपको दिया हुआ है 12 है, और ABC का एरिया आपको बताना था। ये ABC का एरिया आपको बताना है। इतनी कहानी हमें दी हुई है और हमें आगे निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया हमें पता है कि कितना है, 12 है। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। आपको ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, केवल ये मिड पॉइंट है, और कोई मिड पॉइंट तो आपको दिया नहीं है। ठीक है,
हमने डी से एक लाइन खींची, ये लाइन हमने अपने मन से खींची है और हमने इसको कुछ इस तरीके से खींचा है कि ये जीई के पैरेलल हो, ये जीई के क्या हो, पैरेलल हो। तो यदि ये पैरेलल है तो उस केस में ये ई मिड पॉइंट हो जाएगा इस एएफ का। ठीक है, एएफ का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ई जो है मिड पॉइंट होगा किसका, एएफ का। मतलब ये जो एई है और जो एफ ई है ये इक्वल होगा। और दो बराबर चीजों का रेशियो क्या होता है, 1:1। मतलब इसका रेशियो 1 और 1 होगा, इसका रेशियो क्या आएगा, 1 और 1 आएगा। उम्मीद है मेरी बात ये समझ पा रहे हैं, आशा करते हैं इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये रेशियो 1 और 1 आएगा, पक्का। सेम ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत बढ़िया से सुनना मेरी बात को, कि ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है जीएफ के, तो ये इसके भी पैरेलल होगी। तो जब मैं इस वाले ट्राइंगल में ये बात करूंगा तो इस वाले ट्राइंगल में यहां पे जब मैं देखूंगा तब यहां पे ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो उस केस में आपको यहां से पहले ए ई इक्वल ए एफ मिल गया था, पहले हमें क्या मिल गया था, ए ई इक्वल ए एफ। ठीक है, क्योंकि यहां से जी मिड पॉइंट था तो एफ मिड पॉइंट आपका हो गया, एफ क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया। अब आप जब ट्राइंगल बीईसी में देख रहे हैं तो ट्राइंगल बीईसी में डी मिड पॉइंट हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहां हमें ये पता चल रहा है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, डी मिड पॉइंट हो जाएगा तो डी एफ इक्वल हो जाएगा, सॉरी डी एफ पैरेलल हो जाएगा जीई के, डी एफ पैरेलल है जीई के, तो ये पैरेलल होगा, तो यहां से ये मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट हो गया तो सी एफ इक्वल हो गया ई एफ के, सी एफ इक्वल हो गया ई एफ के, मतलब ये रेशियो भी 1 आएगा, मतलब ये 1:1:1 आ गया, ये जो रेशियो है ये 1:1:1 आ गया। ठीक है, अभी एक बार मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल में ईडी मीडियन है, तो भैया ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, डी मिड पॉइंट है पक्का। मीडियन मध्यिका कहाँ मिलती है, बोलो, आज बोलोगे, आज ही बोल देना बस कि कहाँ मिलेगी। तो मध्यिका मिड पॉइंट पे मिलती है, तो डी क्या है, मिड पॉइंट है, पक्का है। जी मिड पॉइंट है, क्यों है, क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ तो लेते हैं ना, सब दिख रहा है एकदम, उसने शुद्ध हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि जी मध्य बिंदु है, ये दो मध्य बिंदु है। तो यदि मैं यहां से एक लाइन खींचूं, ठीक है, जो क्वेश्चन में ही लिखा था, ये जो बीजी को बढ़ाओगे तो ये एसी को ई पे मिल रही है, ये इतनी कहानी उसने हमें दी थी। मैंने डी एफ अपने मन से खींची है, डीएफ अपने मन से एक लाइन खींची है, तो ये इसके पैरेलल है। ठीक है, यदि ये इसके पैरेलल है तो पहले ए डी एफ ट्राइंगल में जी मिड पॉइंट है तो ई मिड पॉइंट होगा, ई क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। कोई समस्या, तो यहां से ए ई इक्वल आ गया ई एफ के, ई मिड पॉइंट है तो ए इक्वल आ गया ई एफ के, अभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हमने ट्राइंगल उठा लिया बीई सी, ट्राइंगल बीई सी में डी मिड पॉइंट है, कैसे बताओ, क्योंकि भैया माध्यिका है, इतना तो समझ आ रहा है। तो एफ भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, यदि दो लाइन पैरेलल और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा, तो एफ मिड पॉइंट हो गया। तो एफ मिड पॉइंट हो गया इस ट्राइंगल में, तो ये जो सी एफ है इक्वल हो गया ई एफ के, मतलब मुझे ये दिख रहा है कि ये जो ए ई है, ये जो ई एफ है और ये जो सी एफ है, ये तीनों हिस्से मेरे बराबर हैं, 1:1:1 के रेशियो में होंगे। अब इतना अच्छे से समझ लो, अच्छे से कर लो, डायग्राम बना लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इतना समझ लो। अभी आंसर नहीं आया, मैंने बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर अभी नहीं आया, हमसे एरिया पूछा है, आंसर नहीं आया। अब बात यह कि सर एरिया कैसे निकले, तो देखो
कभी भी आपको यदि एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक दूसरे ट्राइंगल का एरिया दिया है और कुछ और गिवन नहीं है, तो वहां मैक्सिमम टाइम जो लॉजिक लगेगा ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी त्रिभुज में जो बेस का रेशियो होता है, किसी भी ट्राइंगल में यदि ये बेस ए और बी है तो जो बेस का रेशियो है वही उनके एरिया का रेशियो होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो बेस का रेशियो होता है वही उनके एरिया का रेशियो होता है। तो मुझे ये पता है कि ये वाला एरिया 1 है, इस 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो यहां वाला हिस्सा मेरा 1 था और ये वाला हिस्सा 2 था। मतलब यदि मैं इसको इससे मिला दूं, इसको से मिला दूं, तो ये जो ट्राइंगल है इसका बेस मेरा 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर 24, मतलब ये वाला एरिया मेरा 24 आएगा। बताओ मुझे, पक्का पक्का बताओ कि हाँ ये समझ पा रहे हैं। ये वाला एरिया मेरा क्या होगा, 24 होगा। पक्की बात है, कोई समस्या हो सोच लो अच्छे से। ये वाला एरिया मेरा क्या होगा, 24 होगा। अब मुझे ये बताओ कि जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होती है, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में बांटती है ना, तो ये मीडियन है। ये जो लाइन आई है ना, ये लाइन क्या है, आपकी मीडियन है। ये लाइन आपकी मीडियन है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा, मतलब ये वाला एरिया 12 + 24 तो कितना होगा, 36 होगा। तो ये वाला एरिया पूरा इस तरफ के पूरे के बराबर है, तो 12 + 24 36 + 36 72, तो ये वाला 72 हो गया। तो एबीसी का एरिया 72 + 72 144 आएगा। तो कितना आएगा, 144। तो ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप यदि पहली बार समझ रहे हैं तो टाइम लगेगा। तो आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आप इसके पहले के क्वेश्चन देखो, हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन किए। जब हमने एक पैटर्न पे 3 4 5 क्वेश्चन को समझा ना, बहुत अच्छे से समझा और उन पे बार बार क्वेश्चंस को किया, तो आप देखो फिर वो क्वेश्चन मतलब देख के होने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये 20-30 सेकंड में कर लोगे, बस आपने घर पे पढ़ा हो इनको। एग्जाम में आपको मिलेंगे, आप 20-30 सेकंड में इन क्वेश्चन को कर लेंगे, बस आपने पढ़ा हो चीजें। आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे होगा जब आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। आप इसको एक बार डायग्राम को और बनाइएगा और एक बार सोचिएगा। एक बार जल्दी से अब आपको बता रहा हूं, अब तीसरी बार मैं बता रहा हूं। अब आपको डायग्राम बनाना है और एक क्वेश्चन को आप, नया क्वेश्चन कोई आए तो आप उसको 2-3 बार कर लिया करो, फिर आगे बढ़ा करो। ये डी मिड पॉइंट है, तो ये पक्की बात है कि ये माध्यिका है, मतलब एबीडी का एरिया बराबर होगा एडीसी के। ये मन में चलना है हमारे, ये लिखना थोड़ी है। ये जी मिड पॉइंट है और यहां जी मिड पॉइंट है, और बीजी को जब हमने बढ़ाया है तो यहां ये कहां मिली है, ई पर मिली है। तो मुझे ये पता है कि यदि मैं इसको इससे जोड़ दूं तो ये मिड पॉइंट है। तो ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ना, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस वाले ट्राइंगल में ये माध्यिका हो जाएगी। ये माध्यिका मतलब इस ए जी सी का एरिया बराबर होगा जी सी डी के। तो ये वाला एरिया मुझे दिया था, ये वाला एरिया मेरा कैसे आया, 24, क्योंकि ये वाला हिस्सा 1 है, बेस 1 है, इसका बेस 1 है, इसका बेस 1 है, तो ये पूरे का बेस कितना हो गया, 2, और इसका बेस 1 है, तो एरिया का भी रेशियो यही होगा। तो ये 12 + 24 कितना हो गया, 36। तो ये 36 + 12 + 24 कितना हो गया, 72। तो टोटल कितना आ गया, 144। बोलो हाँ और ना, समझ आया क्या, ठीक है बताओ एक बार, ये सब समझ आया है, कोई दिक्कत परेशानी है तो। अब देखो यहाँ मीडियन का और मिड पॉइंट थ्योरम का, दो चीजों का अच्छा यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझें और वैसे ही होगा, हाँ अभी वैसे ही फिर से ये होना है। तो कह रहा है एबीसी में भुजा बीसी पर और एसी पर दो बिंदु डी और एफ हैं इन ट्राइंगल एबीसी। तो हमने ट्राइंगल एबीसी बना लिया, एक ट्राइंगल ए बी सी हमने बनाया। ये थोड़ा सा सेशन बड़ा हो गया क्योंकि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हो ही जाए। थोड़ा सा पिछला सेशन हमारा मतलब चल रहा था, उसमें डिस्टरबेंस हो गया था, तो उसको जल्दी हमने एंड कर लिया था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, सेशन आपका पूरा कंप्लीट ये पोर्शन हो जाए। राइट एंगल ट्राइंगल पे सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन को हम अलग से पढ़ लेंगे। डी और एफ जो है साइड बी सी और ए सी पर है, बी सी पर डी है और एफ जो है वो कहाँ है, ए सी पर है। जी इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी एफ। ईडी और बीएफ
देखो उसने ये कहीं नहीं बोला कि मन से सोचने लगो कि ये माध्यिका है, कहीं बोला है कि डी और एफ मध्य बिंदु है, तो मन से कुछ भी नहीं सोचना है, कहीं नहीं बोला कि डी और एफ मध्य बिंदु है, तो जब तक नहीं बोलेगा तो अब हम मन से थोड़ी ले लेंगे। ये आपको दिया हुआ है, ए जी जी डी का अनुपात दिया हुआ है, ए जी जी डी का अनुपात कितना है, 4:3 है, बी डी डी सी का कितना है, 3 और 5 है, ये हमें दिया था। ठीक है, ए जी सी का क्षेत्रफल 8 है, ए जी सी का क्षेत्रफल 8 है, ए बी सी का पूछ रहा है। ठीक है, ये सारी कहानी थी, यहां तक समझ आ गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत है, ये रेशियो 4:3 है, ये रेशियो 3:5 है, ये कहानी आपकी चल रही थी। मैंने यहाँ डी से एक लाइन इसके पैरेलल खींच दी, ये मैंने इसके पैरेलल खींची है, तो मुझे ये बताओ ये रेशियो यदि 4 और 3 है तो ये वाला रेशियो भी 4 और 3 होगा। अब मैं इसमें आपको कुछ समझाऊं, मुझे लगता नहीं कि ये ज़रूरत है। थेल्स थ्योरम से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यदि पैरेलल हैं तो ये जो ट्राइंगल है ना ए जी एफ, और ये जो दूसरा ट्राइंगल बना है ए डी, इसको मान लो कि ये ई है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो 4-3 आ गया। पहले आपने कौन सा ट्राइंगल देखा, ए डी ई। अब यदि आप देखो ट्राइंगल बी एफ सी, तो यहाँ पे भी ये थेल्स थ्योरम से ये सिमिलर है, तो आपको पता है कि ये रेशियो मेरा 3 और 5 है, ये रेशियो मेरा 3 और 5 है, तो ये रेशियो मेरा 3 और 5 होगा। तो दोनों रेशियो में ये वैल्यू मेरी बराबर ही आ रही है, ये 3 इस रेशियो में भी आ रही है, इस रेशियो में भी 3 ही आ रही है, जो ई एफ कॉमन है, तो उसको बराबर करने की कोई समस्या ही नहीं है, उसको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप उसको बराबर ना करें क्योंकि पहले से बराबर है। ए जी एफ का आपको एरिया दिया हुआ है, ए जी एफ का एरिया 8 है, तो ए जी एफ का एरिया यदि 8 है, मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो ये देखो इसका बेस 4 था, इसका बेस ये 3 और 5, तो ये टोटल यहां से यहां तक कितना होगा 8। 4 यूनिट यदि 8 है तो 8 यूनिट की वैल्यू 16 होगी ना, 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 16, मतलब इसका एरिया 16 आ जाएगा, इसका एरिया क्या आएगा 16 आएगा, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वैसे ही ये वाला लाइन ध्यान से देखो इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में इसका बेस 4 है, इसका बेस 3 है, 4 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, क्या होगी 3 यूनिट की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, सॉरी 8 नहीं है, 4 की वैल्यू 8 + 16 24 है, 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 + 16 तो 24, 6 गुना, तो यहाँ 3 का 6 गुना कितना आएगा 18, तो ये वाला एरिया मेरा 18 हो गया, ये वाला एरिया मेरा क्या हो गया 18 हो गया, ये वाला एरिया मेरा 18 हो गया। अब इस तरफ वाले पोर्शन का टोटल एरिया देखो, इस तरफ वाले पोर्शन का टोटल एरिया देखो, तो 18 + 16 + 8, तो 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 और 6 32 और 10 42, ये जो 5 यूनिट है ना, ये 5 यूनिट की वैल्यू 42 आ गई, 3 यूनिट की निकालोगे तो इस तरफ का एरिया मिल जाएगा, और आपको चाहिए क्या है टोटल 8 यूनिट, टोटल एरिया चाहिए, तो 42/5 गुणित 8 करोगे, क्या करोगे 42/5 गुणित 8 करोगे, क्योंकि एबीसी का एरिया चाहिए था। तो इसको फिर एक बार जल्दी से सुन लो, फिर एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, पहले आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पॉइंट डी था, यहाँ पॉइंट एफ था, एफ है हाँ, ए डी बी एफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो जी है, आपको बी डी का रेशियो दिया हुआ है 3 और 5, ठीक है, तो मतलब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया की भी यही होगा, इसका रेशियो दिया है 4 और 3, तो इसका रेशियो भी 4 और 3 आ गया, इसका रेशियो भी क्या आ गया 4 और 3 आ गया। हमने यहाँ से जब एक लाइन खींची ना, ये लाइन पैरेलल खींची, ठीक है, तो उसका रेशियो 4 और 3 आ गया, इस ये वाला हिस्सा 3 है और ये वाला हिस्सा मेरा क्या है 4 है, और वैसे ही ये वाला हिस्सा 3 5 आ गया, मतलब ये वाला हिस्सा मेरा 5 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 8, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4। तो अब आप इस ट्राइंगल को एक बार और बना लो चाहो तो अलग से, ए बी सी ए डी एफ, तो ये वाला हिस्सा 4 है और ये वाला हिस्सा कितना है 8 है, ये मेरे पास एरिया दिया हुआ था 8, इसका 2 गुना है,
ये एरिया 8 है तो 8 का दुगुना ये क्या होगा 16, तो ये वाला एरिया मुझे 16 मिल गया। ठीक है, कौन सा वाला एरिया, जब मैंने इसको इससे मिलाया, तो ये वाला एरिया मुझे 16 मिल गया, मुझे ये चाहिए था। तो अब आपने ये वाला ट्राइंगल देखो, तो ये वाले ट्राइंगल में इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो और इस वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो सेम होगा। तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 16 और 8 24, 4 की वैल्यू 6 गुना, तो 3 की वैल्यू 6 गुना, तो ये 18। तो इस तरफ का एरिया मिल गया, इस तरफ का आपको निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप समझ लिए रहे होंगे, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो 44 तक क्वेश्चन हम रहने देते हैं, 45 क्वेश्चन से हम अगले सेशन में इसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, थैंक यू।